हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेहता पीजी कॉलेज ऑनलाइन ट्यूटोरियल में। ये हमारी लास्ट क्लास रिप्रोडक्शन इन एल्गी का सेकंड पार्ट है, जिसके फर्स्ट पार्ट में हमने रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और उसके तरीके के बारे में समझा। आज हमारी जो क्लास है वो चलेगी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और उसके तरीकों के बारे में। तो हमारी कुछ स्लाइड्स को हम एक बार देख लें, एनालिसिस कर लें ताकि क्लियर हो जाए। फर्स्ट इन द डेफिनेशन ऑफ एल्गी। रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें हम ऑफ स्प्रिंग्स को डेवलप करते हैं, ठीक है। एंड रिप्रोडक्शन जो है फंडामेंटल फीचर्स है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, जिसकी वजह से वो अपनी संख्या या अपने जैसे इंडिविजुअल्स की संख्या जो है उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। रिप्रोडक्शन जो है वो तीन प्रकार से हमें यहाँ देखने को मिलता है। वेजिटेटिव काइक, अलैंगिक मतलब एसेक्सुअल, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज लैंगिक जनन। यहाँ पर वेजिटेटिव कायिक जनन के बारे में हमने डेफिनेशन देखा था, जिसके अंदर कायिक जनन जो है वो एक विशेष प्रकार की अतिवृद्धि और पादप के अंग के रूप में विकसित होता है, जो मुख्य पादप से अलग होकर एक नया जीवन जिसके अंदर मॉर्फोलॉजी है, रिप्रोडक्शन है, सभी बायोफिजियोलॉजिकल रिएक्शंस को कंप्लीट कर सकता है, इसलिए हम उसे प्रोजेनी कह सकते हैं। फर्स्ट जैसे कि कोशिका विभाजन द्वारा, जो कि अमूमतन सभी एक कोशिकीय जो एल्गीज हैं उसका सबसे प्रगत लक्षण है। सेकेंड इज फ्रेगमेंटेशन, विखंडन, जो दीर्घित या फिलामेंटस या साइफोनस जो एल्गीज हैं वो इस तरीके से कई बार यांत्रिक बल द्वारा ब्रेक होकर नए नए फ्रेगमेंट्स में बन जाती है। हार्मोगोन्स, ये कुछ ब्लू ग्रीन एल्गीज का लक्षण है, कुछ टेरिस्ट्रियल एल्गीज का लक्षण है, जिसमें कायिक कोशिका जो है वो विषम परिस्थितियों में हार्मोगोन्स में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट हार्मोस्पोर, सेम ही है। देन एडवेंटिशियस ब्रांचेज, ये कुछ प्रगत वंश जो हैं जैसे कि पॉलीसाइफोनिया प्लस एक क्लोरोफाइसी का सदस्य कारा, उसके अंदर इस प्रकार की विशिष्ट अप्रस्थानिक शाखाएं जो हैं वो विकसित होती हैं और वही मुख्य पादप से अलग होकर एक नए पादप को डेवलप करने की क्षमता रखती हैं। बल्बिल्स, यहाँ बल्बिल्स की संरचना को हम देख सकते हैं। ये कुछ ऐसी विशेष संरचनाएं जो नोड सेक्शन से निकल रही हैं, तने के या जो उसका मेन मुख्य एक्सेस है, मुख्य अक्ष, उसके आधारीय भाग से डेवलप होती हैं और भोजन का संचय करके और क्या बोलते हैं एक विशेष संरचना ले लेती है, गुब्बारेदार या गोलाकार संरचना नॉन एज बल्बिल्स, और ये मुख्य थैलस से पृथक होकर नए पादप को डेवलप करने की क्षमता रखती है। अकाइनिड्स, ये साइनोफाइसी के मेंबर्स हो गए, कुछ जल स्थलीय एल्गीज हो गई, जो परिस्थितियाँ विषम होने पर इनकी कुछ जो कायिक कोशिकाएं हैं ये अतिरिक्त कोशिका भित्ति और स्थूलन करके मोटी भित्ति युक्त हो जाती हैं, वो मृत के रूप में दिखाई देती हैं, जीव द्रव्य गाढ़ा हो जाता है और ये विशेष संरचनाएं जो हैं वो अकाइनिड्स या निश्चेष्ट बीजाणु के रूप में दिखाई देने लगती हैं। नेक्स्ट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब अलैंगिक जनन। पहले हम इसी को समझते हैं अलैंगिक और फिर हम इसकी डेफिनेशन को देखें। तो अलैंगिक का मतलब हो गया एब्सेंस, अनुपस्थित, और लैंगिक का मतलब हो गया यहाँ पे जो सेक्स है, सेक्स का मतलब हो गया गैमीड्स। गैमीड्स अर्थात युग्मक जैसी संरचना जो है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है, इस वजह से हम इसको बोलते हैं अलैंगिक जनन। यहाँ का डेफिनेशन देखें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बाय विच ऑफ स्प्रिंग्स अराइज फ्रॉम, अर्थात उस प्रकार का जनन जिसमें जो संतति है वो प्राप्त होती है, डेवलप होती है फ्रॉम ए सिंगल ऑर्गेनिज्म एंड इनहेरिट द जीन्स ऑफ डेड पेरेंट ओनली, और उसके अंदर उसके पेरेंट्स के सेम टू सेम जीन्स प्रेजेंट होते हैं उसमें, और पेरेंट्स के जीनोम में कोई अंतर नहीं होता है। अगर पेरेंट्स हैप्लॉइड हैं तो संतति भी हैप्लॉइड होगी, पेरेंट्स डिप्लॉइड हैं तो संतति भी डिप्लॉइड या द्विगुणित ही डेवलप होती है। अर्थात इसमें गुणसूत्र या गुणसूत्रों के बीच में विभाजन या गुणसूत्रों की संख्या का आधा होना, ऐसी कोई गतिविधि पूर्ण नहीं होती है।
इट इज़ रिप्रोडक्शन विच ऑलमोस्ट नेवर इन्वॉल्व पॉलीप्लॉइडी, ये रहा बहुगुणिता। और रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब होता है गुणसूत्रों का संख्या का आधा होना, जैसे कि अर्धसूत्री विभाजन हमें शो करता है। तो ऐसी कोई घटना यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। द ऑफ स्प्रिंग्स विल बी एग्जैक्ट जेनेटिक कॉपीज ऑफ द पेरेंट, जो संतति है, प्रोजेनी है या जो संतति पादप हैं वो बिल्कुल सेम कॉपीज होती हैं उनके पेरेंट्स के, एक्सपेक्ट इन द स्पेसिफिक केस ऑफ ऑटोमिक्सिस। ये एक अलग घटना है ऑटोमिक्सिस, जिसको हम बाद में ऑटोगैमी के नाम से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इंक्लूड कर देंगे। ऑटोगैमी जिसको हम कह सकते हैं स्व युग्मन। स्वयुग्मन। मैनी प्लांट्स एंड फंगस रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल एज वेल, जो थोड़े से प्रगत वंश है एल्गी के और क्या बोलते हैं फंगस के। थोड़ा यहाँ पे अगर अपन एक कंडीशन डालें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अधिकांशतः है बहुकोशिकीय और वृहद आकार की जो एल्गीज हैं या फंगस है उनके द्वारा निरूपित किया जाता है। इसमें और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में काफ़ी कुछ समानताएं हैं, जैसे गुणसूत्रों की संख्या का समान होना, संतति पेरेंट्स के सेम आइडेंटिकल होना, यहाँ पर नए जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन या नए अगर अपन पॉलीप्लॉइडी लेवल्स की बात करें तो पॉलीप्लॉइडी लेवल पे भी कोई चेंजेस नहीं आएगा, सेम टू सेम वेजिटेटिव है। तो फिर इसमें और वेजिटेटिव में डिफरेंस क्या है? मींस एक विशिष्ट संरचना का बनना जिसे हम कहते हैं बीजाणुधानी, स्पोरेंजिया का विकसित, उसके अंदर अर्धसूत्री नहीं होगा, समसूत्री विभाजन द्वारा एक या एक से अधिक जो है स्पोर जैसे संरचनाएं बन सकती हैं। इन्हें स्पोर इसलिए कहा जाता है कि ये बिल्कुल सीड समान संरचनाएं सीड की तरह कार्य करती हैं, जो विषम परिस्थितियों को टॉलरेट करने में भी सक्षम होती हैं, अपने पेरेंट्स से दूर ट्रांसमिट होने में भी सक्षम होती है, और जहाँ ये गिरेंगी वहाँ पे परिस्थिति अनुकूल होने पर ये अपने पूरे थैलस को विकसित करने की क्षमता रखती हैं। इन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं स्पोर। इसलिए यहाँ पर एक नाम हम और ऐड कर सकते हैं फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अर्थात रिप्रोडक्शन बाई स्पोर्स। रिप्रोडक्शन बाई स्पोर्स ये हम यहाँ पे दे सकते हैं, अर्थात बीजाणुओं द्वारा होने वाला जनन अलैंगिक या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पर हम बहुत सारे टाइप के स्पोर्स की बात कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे कुछ थोड़ा सा आइडिया लेके देख लेते हैं, फिर अगली स्लाइड्स में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलैंगिक जनन के अगर अपन मेथड्स की बात करें तो रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स, बीजाणु, बीजाणुओं द्वारा जनन। और ये जो बीजाणु हैं ये अनेक प्रकार के हैं, जैसे सबसे पहले अगर अपन बात करें तो जू स्पोर्स, शल बीजाणु, अगर फ्लैजिलाइन के अंदर है तो एप्लेनोस्पोर, एप्लेनोस्पोर अचल बीजाणु, अचल बीजाणु, चल बीजाणु और अचल बीजाणु। ये चल बीजाणु और अचल बीजाणु को अगर अपन समझें तो स्पोर्स दोनों सेम ही हैं, लेकिन जो जलीय प्रजाति हैं
उनके अंदर पाए जाने वाले स्पोर्स अगर गतिशील नहीं होंगे तो ये डूबकर पानी की तह में चले जाएंगे और ऐसे में जर्मिनेट नहीं हो पाएंगे, इनके लिए अनुकूल नहीं है, क्योंकि एल्गीज हैं, प्रकाश के संपर्क में रहना या प्रकाश की रेंज में रहना इनके लिए ज़रूरी है। तो ऐसे में ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए प्लस सतह पर रहने के लिए इनमें कुछ विशिष्ट अनुकूलन पाए जाते हैं, जैसे कि फ्लैजिलाज का पाए जाना, कशाभिकाएँ। और ये कशाभिकाएँ जो है वो इन्हें सेंस के लिए, घूमने के लिए प्लस फील के लिए काम आती हैं। ये टेंटिकल्स के रूप में इनकी जो सतह है उनके एंटीरियर पोर्ट या पोस्टीरियर एंड से निकले रहते हैं और ये कशाभिकाएँ जो हैं वो इन्हें गतिशील बनाती हैं। इनकी संख्याओं के आधार पे हम जू स्पोर्ट्स को अलग अलग कर सकते हैं, 1, 2, 3 या बहु के आधार पे हम यहाँ पे साफ बात कर सकते हैं। तो जीवन में स्पोर्ट्स 2 ही प्रकार के हैं, चल बीजाणु और अचल बीजाणु। चल बीजाणु जलीय प्रजातियों में और अचल बीजाणु तब बनते हैं जब या तो पानी की कमी हो या एल्गी जो है वो अडेप्टेड हो टेरेस्ट्रियल के लिए, स्थलीय आवास के लिए। ऐसी कंडीशन के अंदर जो एल्गी है वो यहाँ पर चल बीजाणुओं का निर्माण नहीं करती, मोटे भित्ति युक्त और भारी संरचना वाले बीजाणुओं का निर्माण करती है। ठीक है, एक चीज़। दूसरा, कई बार परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा विषम हो जाने पर यही चल बीजाणु और अचल बीजाणु जो हैं वो अपने ऊपर मोटी भित्तियों का संश्लेषण कर लेते हैं और यही संरचना जो है बाद में कुछ अलग नामों से हम जानते हैं, जैसे कि हाइफेनोस्पोर्स, अकाइनेट्स, मतलब निश्चेष्ट बीजाणु, सुप्त बीजाणु, ये सारी चीज़ें। इसी के अतिरिक्त हमारे पास एक और विशेष संरचना यहाँ पे मिलेगी, डॉटर कॉलोनी। पुत्री कॉलोनी। कुछ कॉलोनियल या सिनोवियल एल्गी, जैसे कि एग्जाम्पल अपन दें तो वॉलवॉक्स, इन की संरचनाओं के अंदर, क्योंकि ये एक नेट के रूप में है, गोलाकार नेट के रूप में है, इनकी जो अलैंगिक और लैंगिक जनन के फलस्वरूप जो संततियाँ बनती हैं वो इस नेट के अंदर ल्यूमेन में बनती हैं और कोशिका का जो है इसमें से बाहर निकालना संभव नहीं होता जब तक पेरेंट कोशिका नहीं टूट जाए। इसलिए ये अपने जीवन काल में, अपनी जीवन काल तक अपनी संततियों को अपने अंदर धारण कर रखती है, इसलिए इनकी संरचनाओं को हम बोलते हैं डॉटर कॉलोनी। उसके अलावा और भी बहुत सारे ट्रूप्स यहाँ पे मिल जाएंगे स्पोर्ट्स के, ठीक है। तो हम स्लाइड्स के अंदर इसी चीज़ को यहाँ पे कंफर्म करते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे हम देखें तो बाई जू स्पोर, जो कि हमने अभी समझाया, जू स्पोर मीन्स चल बीजाणु। इसे हम मोटाइल या फ्लैजिलेट, गतिशील तो कह दिया, गतिशील या कशाभिकीय बीजाणु के नाम से भी जान सकते हैं। दे आर ऑलवेज फॉर्म्ड इन फेवरेबल कंडीशंस, हमेशा अनुकूल परिस्थितियों में जो है इस प्रकार के बीजाणु मिलते हैं। यहाँ पे अनुकूल जो शब्द आया है उसको समझना, एल्गीज की अनुकूलतम जो परिस्थिति है, भौगोलिक परिस्थिति, वो है जल। अगर स्वच्छ जलीय है तो या समुद्रीय जलीय है तो जो एल्गीज अपनी भौगोलिक परिस्थितियों में पाई जा रही है उनको हम उनके लिए अनुकूल ही कहेंगे। इसलिए ज़्यादातर फेवरेबल के लिए यहाँ पे अगर अपन बात करें तो दीज आर एक्वाटिक, जो ज़्यादातर एक्वाटिक होती है। इसको बच्चों एक तरीके से और समझिए कि जो जीव, चाहे बर्ड्स हवा में हैं और जो मछलियाँ किस में है, पानी में है, आप उन्हीं को देखोगे, उन्हीं की बॉडी एरोडायनेमिक होती है, एक आगे से नुकीली चौंचदार ट्रायंगुलर शेप, और दूसरा उन्हीं के अंदर विशेष संरचना पाई जाती है, जैसे बर्ड्स में मिलता है फिन और फिशेज के अंदर भी मिलते हैं फिन्स। ये दोनों संरचनाएं हवा में और पानी में इनको मूव करने के लिए या ट्रांसपोर्ट करने के लिए हेल्प करती हैं।
जो स्थलीय जीव होते हैं जैसे कि हम या दूसरे चापायान की आप बात करें तो वहाँ पर उनके अंदर घूमने के लिए या मोटेलिटी के लिए पाए जाते हैं पाद या पैर, फुट, ठीक है। तो जो जलीय हैं उनको मोशन के लिए फ्लैजिलाज की जरूरत होती है। नेक्स्ट, द साइटोप्लाज्म डिवाइड्स टू फॉर्म ज़ूस्पोर विच आर एस्केप्ड फ्रॉम द मदर सेल। जो ज़ूस्पोर्स हैं वो मदर सेल की कोशिका के जीव द्रव्य से बने हुए हैं और जीव द्रव्य के ही खंड होते हैं जो कि एक भित्ति युक्त होते हैं। ज़ूस्पोर्स आर मोटाइल, नेक्ड, क्योंकि एल्गीज हैं, एल्गीज के अंदर ये नेक्ड होते हैं। प्रोटोप्लाज्म की बात करें तो ये एक प्रोटोप्लास्ट या जीव द्रव्य के खंड होते हैं छोटे। बॉडीज विद फ्लैजिला और सीलिया, कशाभिकाएँ या पक्षमाभिकाएँ इनके अंदर पाई जा सकती हैं। कुछ एग्जाम्पल्स अपन यहाँ पे ले लें तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल दे सकते हैं यूनिफ्लैजिलेट का, जो हमें यहाँ पे नहीं मिल रहा है, क्या बोलते हैं, युगलिना टाइप, जो कभी कभी स्पोर के तरह व्यवहार करता है। तो इसमें हमने ऐड किया है बाइफ्लैजिलेट। बाइफ्लैजिलेट का मतलब हो गया द्विकशाभिक। द्विकशाभिक का मतलब क्लेमाइडोमोनास की अगर अपन स्ट्रक्चर बनाएं तो बिल्कुल क्लेमाइडोमोनास के समान नाशपाती के आकार के, जिसमें क्लोरोप्लास्ट है, क्रोमेटोफोर्स है, केंद्रक है, आई स्पॉट है, प्लस एंटीरियर जो पार्ट है उससे दो फ्लैजिलाज या दो कशाभिकाएँ जो है वो वहाँ से रिलीज हो रही हैं और दोनों की दोनों कशाभिकाएँ जो हैं वो प्रतोद प्रकार की होती हैं। प्रतोद, विपलेस, चाबुक के समान, नीचे से मोटी और किनारों से पतली और खोखली संरचना है। टेट्राफ्लैजिलेट, टेट्रा का मतलब हो गया चतुष, चतुष्कशाभिकों का एग्जाम्पल है हमारे पास यूलोथ्रिक्स। यूलोथ्रिक्स के अंदर द्विकशाभिक भी हैं और चतुर्कशाभिक स्पोर्स भी देखने को मिलते हैं अलग अलग प्रजातियों में। मल्टीफ्लैजिलेट, जिसमें बहुत सारे फ्लैजिलाज हैं, एग्जाम्पल इज ओडोगोनियम, जो एंटीरियर और पोस्टीरियर, अग्र और पश्च दोनों सिरों से या एंड से जो हैं वो निकले रहते हैं। सिंजूस्पोर्स मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं, मल्टी फ्लैजिलेट होते हैं, सिंजूस्पोर्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल वाउचेरिया। इस चीज़ को समझना ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर है कि बहुत सारी कोशिकाएं हैं और बहुत सारे फ्लैजिला है। ये नेचर में पॉसिबल नहीं है कि सारे स्पोर्स एक जगह हो। तो वाउचेरिया की कुछ प्रजातियों में क्या होता है कि परिस्थितियों से टॉलरेट करने के लिए एक अडेप्टेशन पाया जाता है कि जो स्पोर्स बन रहे हैं, जो स्पोर्स वो बनने के दौरान पृथक तो हो जाते हैं लेकिन अपने म्यूसिलेजिनस शीथ में एक दूसरे से चिपके रहते हैं और वो अलग नहीं होते। ऐसी कंडीशन के अंदर इनके जो स्पोर्स हैं वो बहुत सारे स्पोर्स एक जगह पे हो जाते हैं, एक बॉल या एक कॉलोनी जैसी शेप ले लेते हैं और सभी के जो सिरे हैं वो अग्र सिरा बाहर की ओर और पश्च सिरा केंद्र की ओर अरेंज होता है। इस कारण जो अग्र सिरा है उसके जो कशाभिकाएँ हैं वो बाहर से बहुत सारी असंख्य कशाभिकाओं के रूप में हमें दिखाई देती है और इसी कारण से इन संरचनाओं को हम बोलते हैं सिंजूस्पोर्स। हिंदी में भी हम इसे सिंजूस्पोरी कहते हैं और ये वाउचेरिया का बहुत ही बेटर लक्षण है। विषम परिस्थितियों को झेलने का भी इसके अंदर लक्षण पाया जाता है। कुछ जूस्पोर्स के यहाँ पे एग्जाम्पल विद डायग्राम। इस डायग्राम में अगर अपन देखें तो क्लेमाइडोमोनास जैसी संरचना हमें दिख रही है जिसमें ये दो कशाभिकाएं इनके एंटीरियर पोर्ट से निकल रहे हैं और यहीं पे इन्होंने कुछ, हालांकि इसको हम सिंजूस्पोर नहीं कहेंगे लेकिन बहुत सारे स्पोर्स अभी एक जगह हैं, क्लस्टर के समान है, इसलिए ये संरचनाएं जो हैं वो ऐसा लगता है जैसे सिंजूस्पोर के रूप में संरचना बना रहे हैं। नेक्स्ट एप्लेनोस्पोर, जिसके लिए हमने कहा था HL बीजाणु।
अचल बीजाणु, इससे हम नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल या अगतिशील भी कह सकते हैं, नॉन फ्लैजिलेट। अर्थात अगतिशील बीजाणुओं के रूप में है। एप्लेनोस्पोर्स आर नॉन मोटाइल, अगतिशील होते हैं। दीज आर कवर्ड बाई ए थिन वॉल, एक पतली भित्ति युक्त होते हैं, क्योंकि टेरेस्ट्रियल है तो टेरेस्ट्रियल जो हैं उन्हें प्रोटेक्शन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी जलीय की तुलना में। नॉट पजेज फ्लैजिला, ये फ्लैजिलास धारण नहीं करते, अर्थात एक तरीके के जू स्पोर चाहिए लेकिन फ्लैजिला नहीं होते, इसलिए हम इसे जू नहीं कह सकते। दीज आर नॉन एज एप्लेनोस्पोर। यहाँ जू का मतलब जंतु नहीं है, जू का मतलब हो गया मोटेलिटी, लोकोमोशन, कि क्या ये गतिशील हैं या गतिशील नहीं है। दी एप्लेनोस्पोर्स आर फॉर्म सिंगली, एकल, और मे डिवाइड इन फॉर्म ऑफ इनसाइड द स्पोरेंजिया। सिंगल या बहुत सारे एक साथ बन सकते हैं और स्पोरेंजिया के अंदर जीव द्रव के विघटन से ये बनते हैं। द एप्लेनोस्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग इनसफिशिएंट वाटर कंडीशन। इसकी जगह हम एक पॉइंट और यूज में ले सकते हैं, इन टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल एल्गी, स्थलीय। स्थलीय टेरेस्ट्रियल एल्गीज। दे आल्सो जर्मिनेट डायरेक्टली, मेक गिव राइज टू ए इंडिविजुअल थैलस। और जब ये अपने मातृ थैलस से पृथक होते हैं और परिस्थिति अनुकूल होती हैं तो ये जर्मिनेट होकर, अंकुरित होकर एक नए थैलस को विकसित करने की क्षमता रखते हैं। नेक्स्ट, दीज आर एप्लेनोस्पोर्स, जिसके अंदर हमको कहीं पे भी कोई कशाभिका नहीं दिख रही है, गोल आकृति के होते हैं और नए प्लांट थैलस को विकसित करने की क्षमता रखते हैं। हाइफेनोस्पोर्स, हाइफेनोस्पोर्स के लिए अगर अपन समझें तो दीज आर नॉन एज सुप्त बीजाणु। इसे हम क्विसेंट या शांत भी कह सकते हैं, अर्थात ये एक हाइबरनेशन या एक मृत कोशिका के रूप में अपने आप को अनुकूल परिस्थितियों के आने तक टॉलरेट करने की क्षमता रखते हैं। दीज थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर्स, ये एक तरीके से चल बीजाणु या अचल बीजाणु जो हैं उनके अंदर पाया जाता है। देखो, सामान्य चल बीजाणु या अचल बीजाणु दोनों के दोनों हाइफेनों में कन्वर्ट नहीं होते। कुछ विशिष्ट एल्गीज होती हैं जो नॉर्मल कंडीशंस में चल बीजाणु या अचल बीजाणु और विषम परिस्थितियों के अंदर वो अपने बीजाणुओं को जैकेटेड कर देती है, नॉन एज हाइफेनोस्पोर्स। ठीक है, तो इसके अंदर देयर आर ऑल्सो रेस्टिंग स्पोर्स या हाइफेनोस्पोर्स, शांत बीजाणु, सुप्त बीजाणु, विश्राम बीजाणु। दे आर फॉर्म्ड इन ओवरकम प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ डेसिकेशन। बहुत लंबा अगर शुष्कता का मौसम आ जाता है, अर्थात कोई जलीय एल्गी है और बहुत ज़्यादा वहाँ पे शुष्कता आ रही है, तो वो अब जू स्पोर की जगह डेवलप करेगा एप्लेनोस्पोर्स अपने सर्वाइवल के लिए और अपनी डिग्निटी को बनाए रखने के लिए। डेवलपमेंट ओनली इन अनफेवरेबल कंडीशंस। During favorable condition, the hyphenospores either directly germinate into a new individual thallus or their protoplast may form zoospores. उनके जो प्रोटोप्लास्ट है वो यहाँ पे क्या बनाते हैं, जूस्पोर्स बनाते हैं कंडीशंस फेवरेबल होने पर। अर्थात ये कोशिकाएं, इनका जो जीव द्रव्य है वो सघन और गाढ़ा होता है। परिस्थिति अनुकूल होने पर इसके अंदर वही समसूत्रीय विभाजन और समसूत्रीय विभाजन के फलस्वरूप जैसी प्रजाति है, अगर जूस्पोर्स बनाती है तो जूस्पोर्स बनेंगे और एप्लेनो बनाती है तो एप्लेनोस्पोर्स कोड करते हैं। दीज आर हाइफेनोस्पोर्स, वही सेम संरचना है, बस मोटी जैकेटेड संरचना के रूप में दिखाई देगा। अकाइनेट्स, अकाइनेस्ट को हम बोल सकते हैं निश्चेष्ट। ऐसी संरचना हमने उसमें वेजिटेटिव में भी पढ़ी थी, लेकिन वेजिटेटिव के अंदर विषम परिस्थितियों में खुद कोशिका ही एक नए प्लांट को डेवलप करने की क्षमता रखती है। अकाइनेट के अंदर ये एक स्पोर की तरह व्यवहार करेगी। इसकी कोशिका का जो जीव द्रव्य है वो ब्रेक डाउन होकर अंदर ही अंदर जो है विभिन्न प्रकार के स्पोर्स बनाएगा, जैसे जू स्पोर, एप्लेनोस्पोर, एंडोस्पोर, एक्सोस्पोर जैसी संरचना ये बनाएगा। उसी आधार पर हम इसे अलैंगिक या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कंसिडर करते हैं।
The entire vegetative cells of certain filamentous algae as such develop into a elongated thick-walled spore-like structures with abundant of food reserves. इसकी संरचना या इसकी खासियत यह है कि ये फूड स्टोर ढंग से अधिक मात्रा में फूड रिजर्व का स्टोर करके अपने आप को किस में कन्वर्ट करती है, हाइफेनोस्पोर टाइप के संरचना में. दीज आर कॉल्ड अकाइनिड्स. इन्हें हम निश्चेष्ट बीजाणु कह सकते हैं. दे कैन टाइड ओवरकम द अनफेवरेबल कंडीशंस. लंबे प्रोलॉन्ग अनफेवरेबल कंडीशंस को झेलने में सक्षम होते हैं. With the onset of favorable condition, they directly germinate into a new individual plants. ये directly germinate हो सकते हैं या उनके प्रोटोप्लास्ट में विभाजन करके ये वहाँ पर जूस्पोर्स या एप्लेनोस्पोर्स. जैसे उसका स्वभाव है, जैसे उसकी प्रजाति है, उसके अकॉर्डिंग जूस्पोर या एप्लेनोस्पोर्स का ये यहाँ पर निर्माण कर सकते हैं. एग्जाम्पल्स है जैसे कि हमारे पास में है पेडिएस्ट्रम है, वाउचेरिया जो कि बार बार मैं आपसे बता रहा हूँ जो स्थलीय प्रजाति है उसके अंदर भी ये गुण पाया जाता है. ठीक है, उसके अलावा ग्लियोट्रिका यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं. ये एग्जाम्पल्स है काइनेट के. ये वाउचेरिया का एक पूरा का पूरा ट्यूबुलर फिलामेंट है जिसकी कोशिकाएं जो है वो विभिन्न प्रकार के सेगमेंट्स में ब्रेक हो चुकी हैं. यहाँ इस डायग्राम में आप देखें तो सेगमेंट जो है बहुत ही ज़्यादा फूला हुआ और थिक क्या बोलते हैं बहुत मोटी भित्ति से आवृत हो चुका है. इसका जीव द्रव्य बहुत सारे सेगमेंट्स में टूटा है और एक फ्रेगमेंट जो है इसको बोलते हैं अकाइनिड. और ये विषम परिस्थितियों को झेलने के बाद जब परिस्थितियाँ अनुकूल होंगी तो ये जर्मिनेट होकर क्या बनाता है, एक नाल लाइक संरचना बना रहा है, जर्मिनेशन ट्यूब, जिससे एक पूरा का पूरा थैलस दोबारा विकसित हो पाता है. ये इसी का ब्लैक एंड वाइट डायग्राम है. नेक्स्ट पामेला स्टेज. पामेला स्टेज जो है वो एक विशेष प्रकार की एल्गी, एक जलीय एल्गी है यूलोथ्रिक्स. यूलोथ्रिक्स द्वारा पामेला अवस्था जो है उसको दर्शाया जाता है. पामेला के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है, वही अकाइनिड जैसी संरचना है. द अप्रोच ऑफ ड्राइनेस एंड व्हेन द प्लांट्स लेफ्ट ऑन द मोइस्ट बैंक बाय द रिसीडिंग वाटर ऑफ ऑन द पोन्ड्स. तालाब या पोखर या जलाशयों के अंदर पानी का लेवल नीचे होने पर जो इसके किनारे हैं जो कि नम किनारे हैं तो जलीय एल्गी कहाँ छूट जाती है, नम किनारों पे छूट जाती है और धीरे धीरे वो एक तरीके से टेरेस्ट्रियल या स्थलीय का व्यवहार करने लगती है जो कि उसके लिए अनफेवरेबल है. तो मैनी एल्गीज कंटिन्यू टू डिवाइड बट देयर कंटेंट्स आर नॉट लिबरेटेड. ये डिवाइड तो हो रही हैं, स्पोर्ट्स तो बना रही हैं, लेकिन इन्होंने अपने स्पोर्ट्स को रिलीज नहीं किया है, लिबरेट नहीं किया है. अपने आप को एक तरीके से तोड़कर इन्होंने जो अपने स्पोर्ट्स हैं उन्हें प्रकीर्णित नहीं किया है. द मदर वाज बिकम जिलेटिनस. श्लेष्मा से घिर जाती है बट फॉर्मिंग ए मास और कॉलोनी ऑफ राउंडेड सेल्स विच आर एम्बेडेड इन ए जेली ऑफ सब्सटेंस. अर्थात मदर सेल जो है वो एक जेली के समान संरचना को सिक्रेट करती है. जेली के लिए स्टूडेंट्स आपसे बताएं ये एक तरीके से सॉलिड और लिक्विड के बीच की कंसिस्टेंसी है. अर्थात ये ना सॉलिड की तरह ठोस है और ना ही लिक्विड की तरह बिल्कुल विस्कस है, ये दोनों के बीच में है. अर्थात इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है बहुत ज़्यादा होती है. इस प्रकार की जो नाजुक कोशिकाएं हैं एल्गीज या ब्रायोफाइट्स और फंगस, ऐसी कोशिकाओं को ये विषम परिस्थितियों में और शुष्कता में आघात से, यांत्रिक क्या बोलते हैं चोट से आदि से बचाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है. ऑन द रिटर्न ऑफ फेवरेबल कंडीशन द सेल कम आउट आइदर एज जूस्पोर और एज एप्लेनोस्पोर. और इनके जीवद्रव के अपघटन से यहाँ पर एप्लेनोस्पोर या जूस्पोर जो है आदि विकसित होते हैं. नेक्स्ट डॉटर कॉलोनी, वही पुत्री कॉलोनी जो हमने शुरुआत में पढ़ा था. पुत्री कॉलोनी, एक बार हम पुत्री कॉलोनी का डायग्राम अगर रिप्रेजेंट करें तो यहाँ देख सकते हैं पूरी की पूरी एक वॉलवॉक्स की कॉलोनी है और इस पूरी वॉलवॉक्स की कॉलोनी जो है वो चारों तरफ एक नेट लाइक स्ट्रक्चर से घिरी हुई है. अंदर से खोखली होती है, जिलेटिन से भरी हुई होती है और जो इनकी संतति हैं चाहे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बने या एसेक्सुअल से बने, ये अंदर की तरफ के ल्यूमेन में ही विकसित होती है. और यहाँ पे इनकी सबसे जो एक तरीके से आघात पहुँचाने वाली बात है वो ये है कि ये जो कॉलोनी है ये
बाहर तभी निकलेगी संतति कॉलोनी जब पेरेंट कॉलोनी टूट कर क्या हो जाएगी, वहाँ से रिमूव हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन के अंदर कभी कभी जीवन काल में एक ही कॉलोनी के अंदर बहुत सारी संतति या डॉटर, और कभी कभी उन डॉटर के अंदर भी उनकी ग्रैंड डॉटर कॉलोनीज विकसित हो जाती हैं। पेरेंट कॉलोनी के मरने और रैप्चर होने पर ही डॉटर कॉलोनी बाहर आकर अपनी एक स्वतंत्र जीवन जो है उसको विकसित कर सकती है। तो यहाँ इस स्लाइड में हम देखें तो डॉटर कॉलोनी ऑफ ए वॉल्वॉक्स इज द ऑफ स्प्रिंग ऑफ वॉल्वॉक्स। Volvox can reduce sexually or asexually through the formation of auto colony या daughter colonies. Special gonidia cells divide to form daughter colonies that are as small clone version of the parents. ये बिल्कुल पेरेंट्स के स्मॉल क्लोन की तरह होती हैं और लैंगिक और अलैंगिक जनन के प्रकार से ये यहाँ पर विकसित होती है। नेक्स्ट टेट्रास्पोर्स, इन्हें हम चतुष्बीजाणु कह सकते हैं। अर्थात एक ही कोशिका के अंदर जब 4 लॉन्गिट्यूडनल विभाजन हो जाते हैं तो हमें चतुष्बीजाणु दिखाई देते हैं। और ये बीजाणु वास्तव में 4 हैं, 3 हमें फ्रंट में दिखाई दे रहे हैं और चौथा जो है वो इनके पीछे है। ये एक ट्रायंगुलर या ओवल शेप के बीजाणु होते हैं जो विभाजन करने के बाद, अर्थात विशेष रूप से ये अर्धसूत्री वाले विभाजन के बाद बनते हैं और 4 हैप्लॉइड, डिप्लॉइड कोशिका से 4 हैप्लॉइड सेल्स बनती हैं जो वास्तव में बनती हैं लेकिन अभी पृथक नहीं हो रही हैं। ये हैं टेट्रास्पोर्स, दीज आर। 3 सामने हैं और 4 पीछे। प्रगत वंश अर्थात यहाँ पर पॉलीसाइफोनिया की अगर हम बात करें तो है एग्जाम्पल में पॉलीसाइफोनिया। पॉलीसाइफोनिया में ये संरचना बनती है और इस संरचना के बनने की वजह से पॉलीसाइफोनिया के जीवन चक्र में इस अवस्था को टेट्रास्पोरोफाइट अवस्था के नाम से जाना जाता है। डिप्लॉइड प्लांट्स ऑफ सम एल्गीज लाइक पॉलीसाइफोनिया प्रोड्यूस ए स्पेशल टाइप ऑफ हैप्लॉइड एप्लेनोस्पोर्स। दीज आर स्पोर्स जो कि अचल हैं। पॉलीसाइफोनिया की पूरी प्रजाति अचल होती है। इसकी सोमेटिक या जनन कोशिका रिप्रोडक्टिव सेल्स कोई सी भी जो है वो यहाँ पर फ्लैजिलेट नहीं होती है। द डिप्लॉयड न्यूक्लियस ऑफ द टेट्रास्पोरेंजियम डिवाइडेड माइटोटिकली टू फॉर्म 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई विच आर डेवलप्ड इनटू 4 टेट्रास्पोर्स। 4 टेट्रास्पोर्स में डेवलप होते हैं। आफ्टर लिबरेशन द टेट्रास्पोर जर्मिनेट टू फॉर्म मेल और फीमेल गैमेटोफाइट प्लांट। अगर फीमेल टेट्रास्पोर है तो फीमेल प्लांट और मेल टेट्रास्पोर है तो मेल प्लांट जो है उसको डेवलप करने की क्षमता रखते हैं। यहाँ पर सेम 4 स्पोर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। दीज आर टेट्रास्पोर जो कि मेल टेट्रास्पोरोफाइट के मेन एक्सिस या फिलामेंट के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। एंडोस्पोर्स, इन्हें हम अंतः बीजाणु के नाम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अंतः बीजाणु, अंतः बीजाणु जैसे कि मैंने बताया कुछ विशेष परिस्थितियों में कुछ विशिष्ट अकाइनेट या हाइफेनोस्पोर्स आदि संरचनाएं बनती हैं। तो कुछ विशिष्ट प्रकार के एल्गीज के अंदर जो कि स्थलीय होती हैं या जलीय कम होती हैं, स्थलीय होती हैं, इनके अंदर जो जीवद्रव्य है वो विभाजित होकर स्पोर्स बनाता है, एप्लेनोस्पोर्स और जूस्पोर्स। और अगर इनका विभाजन इनके बनने के बाद होता है और लिबरेशन के पहले होता है तो इस प्रकार के विखंडन से बनने वाले स्पोर्स एंडोस्पोर्स या अंतः बीजाणु कहलाते हैं। मैनी ब्लू ग्रीन एल्गीज जैसे बेसिलरियोफाइसी की बात करें, ब्लू ग्रीन एल्गीज की बात कर सकते हैं। द एंडोस्पोर्स आर फॉर्म्ड इन सेल, द एंडोस्पोर फॉर्मिंग
सेल बिहेव एज ए स्पोरेंजिया। अकेली कोशिका ही है कि स्पोर की स्पोरेंजिया की तरह व्यवहार करती है। इनका जीव द्रव्य जो है विखंडित हो जाता है और अनुकूल परिस्थितियों के अंदर ये आफ्टर लिबरेशन एक नए थैलस को विकसित करने की क्षमता रखते हैं। यहाँ डायग्राम के अंदर हम क्लियरली देख सकते हैं कुछ स्पोर्स को, जो कि धीरे धीरे जो है वो अंदर ही अंदर डिवाइड होते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। दीज आर नोन एज एंडोस्पोर्स। नेक्स्ट सिस्ट, ये विशेष खासियत है, इसे हम अलैंगिक जनन कह सकते हैं, लेकिन ये एल्गीज की खासियत नहीं है, ये है बैक्टीरियाज की खासियत। और एल्गीज में हमारे पास एक ऐसी क्लास है जिसको हम बोलते हैं मिक्सोफाइसी या साइनोफाइसी, जिसमें ब्लू ग्रीन एल्गीज को रखा गया है। ये एक तरीके से बैक्टीरिया की ही प्रजाति है, ज़्यादातर इनका जो रिजेम्बलेंस है वो बैक्टीरिया की तरफ है, लेकिन ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, इसलिए हम एल्गीज में ऐड कर रहे हैं। इनके अंदर जो है ये सिस्ट जैसी संरचना जो है वो हमें देखने को मिलती है। ये विषम परिस्थितियों में चिरकालिक संरचना देती हैं, और इतना चिरकालिक देती है कि ये विषम परिस्थितियों के लिए 1 साल 2 साल 4 साल या इससे ज़्यादा तक भी जो है अपने आप को सरवाइव करने के लिए सुप्त अवस्था में रख सकती हैं। बहुत ही ज़्यादा विषम परिस्थितियों को झेलने के लिए रहती हैं। कुछ एल्गीज जैसे अगर अपन बात करें तो वाउचेरिया में भी हम इसे कंसिडर कर सकते हैं, बॉट्रीडियम जो है उसमें भी हम इसको कंसिडर कर सकते हैं, जिसमें संपूर्ण कोशिका का जीव द्रव्य श्रिंक होकर सघन होकर एक मोटी भित्ति युक्त संरचना मर लिपट जाता है और एक स्पोर की तरह व्यवहार करता है। दीज आर नोन एज सिस्ट। इन संरचनाओं को हम सिस्ट के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसकी भित्ति आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा मोटी और कठोर और मृत हो जाती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन। लैंगिक जनन की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर लैंगिक जनन के लिए हम कह सकते हैं कि बहुत विशेष और एडवांस तरीका है। एल्गीज में बहुत सारी एल्गीज हैं लोअर टू हायर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अपनाती हैं। ये खास तौर पर जो प्रगत वंश हैं, एडवांस एल्गीज हैं या डेवलप्ड एल्गीज हैं, उनका विशेष है। और वहीं से आगे हम एंजियोस्पर्म्स तक देखें, आवृत बीजियों तक, तो रिप्रोडक्शन का मोड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कुछ शर्तें हैं जिन्हें हम पूरा करें। पहली चीज़, जो थैलस है वो मल्टी सेल्यूलर और मैक्रोस्कोपिक होना चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि गैमीट्स का निर्माण होना चाहिए और गैमीट्स के लिए अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, तो ये अर्धसूत्री विभाजन केवल डिप्लॉयड सेल्स तक ही लागू होगा, हैप्लॉयड सेल्स में अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा। तीसरी, ये जो गैमीट्स हैं ये एक विशेष संरचना गैमीटेंजिया में बनने चाहिए, अर्थात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक खासियत है कि इनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बनने चाहिए और गैमीट जो है वो मेल और फीमेल की कैटेगरी में होते हैं, इसलिए मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग और फीमेल अलग। चौथी चीज़, दोनों गैमीट्स के बीच में फर्टिलाइजेशन जरूरी है और एल्गीज के लिए फर्टिलाइजेशन के समय जल आवश्यक होता है। पांचवी चीज़, फर्टिलाइजेशन से बन रहा है जायगोट और जायगोट के डेवलपमेंट से बनता है पूरा का पूरा प्लांट। बट एल्गीज में जायगोट का डेवलपमेंट एम्ब्रियो में नहीं होता है, ये भी हमें याद रखना होगा। और उस जायगोट जो है या तो सीधे जर्मिनेट होगा परिस्थिति अनुकूल होने पर, और कभी कभी ये जायगोट जो है वो स्पोर जैसी संरचनाओं में डेवलप हो जाते हैं। इस संरचना को बोला जाता है ऊ स्पोर, अर्थात ऊ स्पोर का बनना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सबसे एडवांस मेथड्स में यहाँ पर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस चीज़ को अगर हम देखें तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ग्रेटली एडवांस मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय ए फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स, जिनको हम बोलते हैं गैमीट्स। ये है सबसे मेन चीज़, गैमीट्स में फ्यूजन से बनता है और द न्यूक्लाई टू फॉर्म दैट डिप्लॉयड जायगोट, और इनके फ्यूजन से एक डिप्लॉयड जायगोट की संरचना यहाँ पे बनती है। जायगोट मतलब युग्मनज, युग्मनज की संरचना जो है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। गैमीट आर हैप्लॉइड, गैमीट अगुणित होते हैं और हैप्लॉइड कॉपीज और एडल्ट बिल्कुल एडल्ट की कॉपीज होती हैं और आर फॉर्म्ड इन सैक लाइक स्ट्रक्चर्स नोन एज गैमीटेंजिया, अर्थात युग्मक धानियाँ। युग्मक धानियों में इनका निर्माण होता है।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व द गैमीट प्रोडक्शन, गैमीट फ्यूजन, जाइगोट प्रोडक्शन, अल्टीमेटली फॉर्म्स ए फर्टिलाइज्ड एग। अर्थात क्या क्या है जो हमने अभी बताया, सबसे पहला युग्मकों का निर्माण गैमीट प्रोडक्शन, दूसरा उन गैमीट्स के बीच में फ्यूजन, ये होना भी जरूरी है, तीसरा जाइगोट का बनना, जाइगोट प्रोडक्शन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट बनेगा जो कि एक द्विगुणित संरचना है, और अल्टीमेटली उससे बनेगा एक फर्टिलाइज्ड एग, और इस फर्टिलाइज्ड एग को हम बोल सकते हैं ओ स्पोर। हालांकि ये सभी का गुण नहीं है, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं कि एग जैसी संरचना, और देन जाइगोट डेवलपमेंट, एंड फाइनली ए न्यू ऑफ स्प्रिंग, एक नई एल्गी के रूप में इसको जो है वो डेवलप कर सकता है। नेक्स्ट, व्हेन मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर ऑन द सेम थैलस द कंडीशन इज नोन एज मोनोइसियस। मोनोइसियस का मतलब होता है द्विलिंगाश्रयी, अर्थात एक ही थैलस पर जब दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मेल और फीमेल प्रेजेंट होते हैं, ऐसी एल्गल थैलिस को हम बोलते हैं द्विलिंगाश्रयी, और इसे बॉटनी में या टर्मिनोलॉजी में बोला जाता है मोनोइसियस। यहाँ पर सेक्स ऑर्गन्स की संख्या की तुलना में थैलस की संख्या को प्रेफर किया गया है, इसलिए एक ही पादप के रूप में मोनोइसियस। और अगर एक प्लांट पर एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या तो मेल या फीमेल दोनों सेपरेट यहाँ पर डिफरेंट या सेपरेट थैलस पे डेवलप होते हैं, इससे हम बोलते हैं डायोइसियस। डायोइसियस इज नॉन एज एक लिंगाश्रयी। एक लिंगाश्रयी। द हैप्लॉइड गैमीट्स फर्टिलाइज टू फॉर्म ए डिप्लॉइड जाइगोट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लगभग 3 प्रकार का होता है मुख्यतः, लेकिन एल्गीज सिंपलेस्ट फॉर्म से हाईएस्ट फॉर्म में जा रही है, इसलिए हम यहाँ पे 5 प्रकार के सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की बात करेंगे। फर्स्ट इज यहाँ पे कह सकते हैं ऑटोगैमी। ऑटोगैमी। सेकंड इज यहाँ पर ऑटोगैमी के बाद में होता है हिटेरो या होलोगैमी, देन आइसोगैमी, एनाइसोगैमी और ऊगैमी। ये 5 प्रकार हैं, इनको समझने की कोशिश करें। ये एक सिंपल कंसल्ट डायग्राम है जिसमें आइसोगैमी, एनाइसोगैमी, हिटेरोगैमी एंड ऊगैमी को समझाया गया है इन फॉर्म ऑफ फाइनली जाइगोट, दैट इज जाइगोट। ऑटोगैमी को समझिए स्वयुग्मन। इसमें एक कोशिकीय कुछ एल्गीज के उदाहरण हम ले सकते हैं, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास की स्पीसीज को ले लें या क्लोरेला की स्पीसीज को ले लें। ऐसी 2 कोशिकाएं जो एक ही मात्र कोशिका के विभाजन से बनी, अर्थात बिल्कुल एक दूसरे के सिस्टर्स हैं। दूसरा, दोनों के जेनेटिक और गैमेटिक अप्रोच भी सेम है, प्लस उनकी फिजियोलॉजी और मॉर्फोलॉजी भी सेम है, अर्थात एक जैसी दिखने वाली अभी यहाँ मिल जाएगा। इन द प्रोसेस ऑफ फ्यूजिंग गैमीट्स डेवलप फ्रॉम ए सेम मदर सेल, एक ही मात्र कोशिका से बनी हुई, आफ्टर फ्यूजन दे आर फॉर्म जाइगोट। और दोनों की दोनों जो सेल्स हैं, दोनों की दोनों सेल्स सेम कैसी हैं, बिल्कुल सेम, आइडेंटिकल। बिल्कुल आइडेंटिकल से, कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों के फ्यूजन से जेनेटिक अप्रोच तो चेंज होएगी, लेकिन कैरेक्टर्स चेंज नहीं होंगे। यहाँ लिखा हुआ है द डेवलपमेंट थ्रू द ऑटोगैमी डज नॉट शो द इंट्रोडक्शन ऑफ एनी न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स। कोई लक्षण चेंज नहीं होंगे। हाँ, कुछ समय के लिए कोशिका हैप्लॉइड से डिप्लॉइड की तरह व्यवहार जैसे जरूर करेगी। इस प्रकार की कंडीशन को बोलते हैं ऑटोगैमी, जो बहुत ही विरले और एक कोशिकीय जो संरचनाएं होती हैं या जो एल्गीज होती हैं उनमें द्वारा दिखाई जाती है। यहाँ पर कुछ विशिष्ट परिस्थिति में कायिक कोशिका जो है वो जनन कोशिका या गैमीट की तरह व्यवहार करने लगती है। इसके एग्जाम्पल हमारे पास आ रहा है क्लेमाइडोमोनास और कुछ डायटम्स के सदस्य, कुछ बेसिलेरियोफाइसी के सदस्य जो इस तरीके की कंडीशंस को अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट, होलोगैमी। होलोगैमी के लिए अगर अपन कहें तो इसमें हम कह सकते हैं कि कुछ यूनिसेल्युलर मेंबर हैं, द वेजिटेटिव सेल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन्स। यहाँ पर होलोगैमी का मतलब आ रहा है
कि एक कोशिका जो है वो मतलब एक ही थैलस की दो अलग अलग मात्र कोशिकाओं से बनने वाली कोशिका, जिसमें से एक कोशिका प्लस और एक कोशिका माइनस अर्थात पॉजिटिव और नेगेटिव प्रभेद के रूप में प्रकट होती है। यहाँ पे हम इनको मेल और फीमेल की कंडीशन में अप्लाई नहीं कर सकते, दोनों कोशिकाओं को अलग अलग संख्या में लेते हैं, लेकिन ये बिहेव करती हैं बिल्कुल एक गैमीट के समान और आफ्टर फ्यूजन दे फॉर्म है जाइगोट, और ये एक जाइगोट के रूप में डिप्लॉयड या द्विगुणित संरचना में परिलक्षित हो जाती हैं। इसका एग्जाम्पल आ रहा है हमारा वही सेम क्लेमाइडोमोनास, जिसमें दो असमान कोशिकाएं आपस में क्या हो जाती हैं, फ्यूज हो जाती हैं। आइसोगैमिस समयुग्मजी, इस प्रकार ये थोड़ा सा एडवांस है, इसमें हम कह सकते हैं कि दो चल बीजाणुओं का संयुग्मन, अर्थात इसमें जो फ्यूज होने वाले गैमीट्स हैं या जो एक कोशिकाएं हैं, जो कि कई कोशिकाएं हैं लेकिन ओरिजिनली वो गैमीट नहीं है लेकिन गैमीट की तरह व्यवहार करते हैं, तो ऐसे में ये गैमीट्स फिजियोलॉजिकली अर्थात कार्य रूप से, मॉर्फोलॉजिकली अर्थात आकारिक रूप से आइडेंटिकल्स होते हैं, समान होते हैं, जेनेटिकली भी समान होते हैं। हालांकि ये एक मात्र कोशिका की संतानें नहीं होती हैं, दो अलग अलग मात्र कोशिकाओं की संतानें होती हैं, लेकिन सेम प्रजाति की होने के कारण ये बिल्कुल सेम होती हैं, आइडेंटिकल्स होती हैं, ठीक है। और जब ये फ्यूज होकर जाइगोट बना लेती हैं, ऐसी संरचनाओं को हम आइसोगैमीट्स भी कहते हैं, और इनमें भी हम इन्हें प्लस और माइनस से क्लासिफाई न करके इन्हें हम प्लस एंड माइनस के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्ट्रेन्स। यूजुअली दे आर फ्लैजिलेट, ये कशाभिका युक्त होती हैं, और क्लेमाइडोमोनास या यूलोथ्रिक्स और एक्टोकार्पस इसके बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं। ये यहाँ पे एक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, दो समान आकार के मोटाइल चल बीजाणुओं के बीच में होने वाला संयुग्मन। नेक्स्ट एनाइसो असमयुग्मन, सेम वही है, बस यहाँ पे दोनों की दोनों कोशिकाएं फिजियोलॉजी और मॉर्फोलॉजिकली समान नहीं होंगी, अर्थात अगर एक चल बीजाणु का अचल बीजाणु के साथ हम यहाँ पे क्रॉस को देखें तो हम इन्हें समयुग्मन कह सकते हैं। इस संरचना में दोनों चल है लेकिन दोनों असमान आकार के और फिजियोलॉजी के हैं, और यहाँ पे अगर हम इन फ्लैजिलाज को हटा दें तो अचल बीजाणु और चल बीजाणु के बीच के संयुग्मन को दिखाया जा सकता है। सबसे एडवांस जो है वो है अंड युग्मन, ऊगैमी, और इसका सबसे बेटर रिजल्ट जो है वो है ऊ स्पोर का बनना, अंडाणु का बनना, अंड युग्मन। ये सबसे एडवांस प्रोसेस है रिप्रोडक्शन की, ठीक है। प्रगत वंश, एल्गी के जो प्रगत वंश है उनके द्वारा इस चीज़ को अपनाया जाता है। कुछ जो थैलस हैं वो मोनोइसियस और डायोसियस प्रकृति के हो सकते हैं, उसके अलावा इनकी जो शाखाएं हैं उनके ऊपर सेक्स ऑर्गन्स या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विकसित होते हैं। यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है उसको बोला जाता है एंथ्रीडियम, दैट इज मेल, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको बोला जाता है उगोनियम, दैट इज फीमेल। इसको हम बोल सकते हैं अंडधानी, और इसको हम बोलते हैं पुंधानी। इन दोनों के अंदर अर्धसूत्री या समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप, अगर पेरेंट्स हैप्लॉइड है तो समसूत्री विभाजन, और पेरेंट्स अगर डिप्लॉइड है तो अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप इनके अंदर क्या बनते हैं, गैमीट्स का निर्माण होता है। ओगोनियम में केवल एक गैमीट बनेगा जिसको हम बोलेंगे एग, और एंथ्रीडियम के अंदर बहुत सारे असंख्य न्यूमरस जो है वो गैमीट्स बनते हैं, उनको हम बोलते हैं एंथ्रोजॉइड्स, पुमणु। पुंधानी में बनेंगे पुमणु और फीमेल के अंदर बनेंगे अंड, और यही छोटे पुमणु माइक्रोगैमीट जो है वो कहलाते हैं स्पर्म्स या एंथ्रोजॉइड, जिसे हम बोलते हैं पुमणु। और फीमेल के अंदर जो लार्ज या मैक्रोगैमीट्स हैं वो यहाँ पर बनते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं एग या ओवम, या आकार में बड़े होते हैं, अचल होते हैं। इन दोनों प्रकार के गैमीट्स में फ्यूजन के फलस्वरूप जो जाइगोट बनता है वो बनाता है oospore को, जो कि एक ट्रू फर्टिलाइजेशन और ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का उदाहरण होता है। बेस्ट एग्जांपल इसमें आप कारा ले सकते हैं, इसके अलावा हमारे पास वाउचेरिया की स्पीसीज़ है, उसके अलावा वॉलवॉक्स है,
और प्रगत में अगर हम चलें तो पॉलीसाइफोनिया, बैट्रेकोस्पर्मम, इन एग्जाम्पल्स को भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। बैट्रेकोस्पर्मम है, पॉलीसाइफोनिया कारा, वाउचेरिया, उडोगोनियम, उसके अलावा वॉलवॉक्स, ऐसी बहुत सारी स्पीसीज़ को हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जिसके अंदर एक एग और एक एंथ्रोजॉइड। एंथ्रोजॉइड को हम और परफेक्टली डायग्राम बनाएं तो थोड़ा स्पाइरल फॉर्म के अंदर हमें देखने को मिलता है, जिस पे एक आई स्पॉट होता है और 2 फ्लैजिलाज निकलते हैं, दैट इज एंथ्रोजॉइड। एंथ्रोजॉइड्स एंड दैट इज एग या ओवम विद न्यूक्लियस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में इतना ही। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारा ये चीज़ कंप्लीट होती है और इसी के साथ इस क्लास को हम यहाँ पे बंद करते हैं, जिसमें हमने रिप्रोडक्शन के सेक्सुअल और एसेक्सुअल मेथड्स को कंसिडर किया।